Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today's topic is transportation. Now, transportation in human beings. We have seen in previous sections that blood transports food, oxygen, and waste material in our bodies. In class 9th, we have learnt about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Plasma transports food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood cells. Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अभी देखो, हमारी पूरी बॉडी में हम खाना जो खाते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है, उसमें से जो न्यूट्रिशियस कंटेंट होता है, जो एनर्जी फॉर्म में होता है, वो पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आँखों के लिए हमें विटामिन ए चाहिए, राइट. नाखून के लिए विटामिन के चाहिए. तो दो अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचेगी? खाना तो हमने पेट में खाया, राइट. सो होता क्या है कि जो भी हमने खाना खाया उसमें से जो एनर्जी कंटेंट निकलता है वो सब ब्लड में मिल जाता है. ब्लड किससे बना हुआ होता है? लिक्विड मीडियम का. जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. अब सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस वेस्ट, हमारी बॉडी में से वेस्ट भी निकलता है तो वो भी ब्लड में मिल जाएगा, राइट. सो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों, अच्छी चीज़ों को पूरी बॉडी तक पहुंचाना है और पूरी बॉडी में से जो वेस्ट निकलता है उसको बॉडी से बाहर फेंकना है. तो ये सारा काम एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे? तो ब्लड जो है वो ट्रेन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाने का काम करता है. और हमारी बॉडी में अलग अलग ट्यूब सिस्टम, रेलवे के ऊपर कैसे पटरियाँ बनी हुई थी, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, एक पे ट्रेन इस तरफ से आएगी, एक पे ट्रेन इस तरफ से आएगी, है ना. उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी नलियाँ होती है, ट्यूब्स होती हैं, जिसमें ब्लड, एक में साफ़ ब्लड जाता है जो सारी चीज़ें अच्छी पहुंचा देता है बॉडी को, दूसरे में से सारी गंदी चीज़ें जो बॉडी में से होती है वो बाहर फेंकने के लिए देते आता है. तो सारे जगह पर ब्लड पहुंचाना कैसे? ब्लड कैसे जाएगा? चलो ट्यूब्स तो है, ब्लड के हाथ पैर तो है नहीं कि वो चल के जाएगा. तो ब्लड को धक्का देने के लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपके घर में अंडरग्राउंड पानी की टंकी होगी, राइट. वो पानी की टंकी, वो पानी छत के ऊपर जो टंकी रखी है उसमें भरा जाएगा. फिर ऊपर छत के ऊपर जो पानी की टंकी है उसमें से पूरे घर में पानी आएगा आपको, है ना, किचन में, बाथरूम में, हॉल में. तो नीचे टंकी से ऊपर पानी पहुंचाने का काम जैसे मोटर करती है ना, वैसे ही ब्लड पूरी जगह बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो हार्ट करता है. तो हार्ट हमारी बॉडी का पंप है. आवर पंप द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज योर फिस्ट. अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करो तो जो साइज़ की तुम्हारी मुट्ठी बनती है उस साइज़ का तुम्हारा हार्ट होता है. Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. अभी देखो, एक चीज़ हमारे लिए अमृत का काम करती है. अमृत मतलब ज़िंदगी देती है हमें, यानी कि ऑक्सीजन. और दूसरा काम होता है, दूसरी चीज़ होती है जो हमको जहर का काम करती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. अब दोनों चीज़ें ब्लड में मिक्स होके हेर फेर होता है, एक बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का काम जो होता है, राइट. तो अभी दोनों चीज़ एक दूसरे से मिल न जाए इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा. इसके लिए तो हार्ट के अंदर डिफरेंट अलग अलग चैम्बर बनाई गई होती है.
The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. अभी जिसमें ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे फेफड़ों तक, लंग्स तक पहुंचाया जाता है और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, राइट। And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. और फिर lungs के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो सारा ब्लड हार्ट तक पहुंचाया जाता है, फिर हार्ट में से सारी बॉडी की जगह पहुंचाया जाता है। We can follow this process step by step. Figure 6.11. Oxygen rich blood from chambers of the heart on the left side, that is known as left atrium. The left atrium relaxes when it is collecting this blood. जब वो लेफ्ट पार्ट में ब्लड कलेक्ट होता है तब वो रिलैक्स्ड मूड में होता है। It then contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it. फिर राइट वाली जो उसके बाजू में दूसरी चैम्बर है, राइट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एक्सपांड होगा, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला एक्सपांड होगा, तभी तो हमारा हार्ट जो है वो धक धक होता रहता है ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा एक्सपांड होता है, एक एक्सपांड होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। It then contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it expands. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria. आर्ट्रिया के कंपेयर में लेफ़्ट साइड में वेंट्रिकल्स जो होते हैं उसकी दीवारें जो होती हैं वो हैवी, थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को फेंकना होता है ना, पहुंचाना होता है। Valves ensure that the blood does not flow backward when the arteria or ventricle contracts. अभी देखो, दोनों में, एक में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। अभी दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है? वाल्व सिस्टम होती है हमारे हार्ट में, है ना। वाल्व सिस्टम क्या करती है कि जैसे नीचे खुलेगा तो ब्लड अंदर आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा, राइट। अब जब बाजू का एक्सपांड होगा तो ब्लड वापस इसमें से नहीं निकल सकता, क्योंकि लॉक का काम होता है, वन वे होता है, वो नीचे खुल सकता है। वो चूहे वाला आपको एग्जांपल दूं मैं, चूहा पकड़ने का होता है ना हमारे घर में जो पिंजरा, उसमें हम क्या करते हैं, वाल्व जो होता है, पतरा जो होता है, उसके ऊपर जैसे खाना हमने नीचे रखा हुआ होता है ना, तो चूहा जो हल्के पतरे के ऊपर जैसे ही आएगा वो पतरा नीचे झुक जाएगा, तो चूहा खाने तक पहुंच जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। अब चूहा बाहर नहीं निकल सकता, है ना। उसको खोलने के लिए हमें दूसरा ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब वो बाहर जाएगा, वापस नहीं जाएगा, वरना तो पिंजरा काम नहीं चूहा पकड़ने का। सेम उसी तरह वाल्व काम करता है। दूसरा एग्जांपल है हमारी साइकिल में हवा भरने का, है ना। जो नली होती है उसके ऊपर दूसरी ट्यूब लगाते हैं और पंप मारते हैं, तो बाहर की हवा साइकिल के अंदर जाती है ट्यूब में, राइट। लेकिन साइकिल के अंदर ट्यूब की हवा वापस बाहर नहीं आ सकती, बिकॉज ऑफ द वाल, एक रबर का वाल लगा होता है उसमें। तो सेम हमारे हार्ट में सिस्टम होती है। नाउ ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में एंटर होता है, कहाँ पर? लंग्स में। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep
ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो हमारे हार्ट के जो दो पार्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि दोनों को अलग अलग रखा जा सके, राइट। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only 2 chambers for their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle. In other vertebrates, this is known as double circulation. अभी देखो, बर्ड्स जो हैं उनको उड़ने के लिए कंटिन्यूस मूवमेंट करनी पड़ती है ना, तो उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। और उन लोगों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी कभी मिक्स होने अलाउड है, जो हमारे में नहीं है, राइट। फ़िश जो होती है उसका सिर्फ 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वो हमारा कैसे लंग्स होता है उसी तरह फ़िश के अंदर गिल्स होते हैं, राइट। तो पहले ब्लड गिल्स में जाता है जहाँ से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑन दी अदर हैंड इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। दिस इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन। तो एक ही साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है उनमें में, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। अभी आता है ब्लड प्रेशर मेज़र करने का। हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट मेज़र करता है, कान में सुनता है ना। फिर दूसरी एक टेस्ट होती है, उसमें डॉक्टर जो होता है हमारे हाथ के ऊपर नली लगाता है, पंप करता है और मर्क्यूरी लेवल कितना ऊपर नीचे जाता है वो देखता है, दैट इज़ टू मेज़र द ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अभी देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, आप नॉर्मल बैठे हो क्लास में, ठीक है, सर आराम से हिंदी नॉर्मल स्टोरी सुना रहे हैं आपको कोई, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। अगर सर ने अचानक, मैथ्स के या साइंस के सर ने अचानक बोल दिया कि आज तुम्हारी टेस्ट है, कल हमने जो पढ़ा था वो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मेरे को आता नहीं है क्या करूँगा। और ब्लड प्रेशर हो तो हम क्या करने लगते हैं, नाखून चबाने लगते हैं, ये उसकी साइन है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। या फिर दूसरा एग्जांपल दूँ कि आप दौड़ो, बाहर गेम खेलते हो, है ना, तो आप दौड़ते हो, ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाती है, तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो एनर्जी तो चाहिए आपको, तो एनर्जी आएगी कहाँ से, ऑक्सीजन से, है ना। तो एनर्जी ख़त्म हो गई है, दौड़ते हुए पसीना निकल रहा है, तो बाहर से एनर्जी ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, है ना। और अगर आप मुंह बंद कर दो तो आप खुद महसूस करोगे आपका हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको एनर्जी पूरी मिलती रहे बॉडी को। तो सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो फास्ट हो जाएगा, है ना, तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगेगा हमारे ट्यूब्स के अंदर। तो तेज़ रफ्तार लीवर जब हम देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी में तेज़ चलती है ना। उसी तरह ब्लड तेज़ कैसे चलेगा, जब हार्ट पंप ज़्यादा स्पीड में करेगा तब। अब उसी की वजह से तो हमारा प्रेशर जो होता है, धड़कनें बढ़ जाती है।
दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेन्स। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैल जाना, is called the diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mm of Hg यानी कि mercury, and diastolic pressure is 80 mm of Hg। तो नॉर्मल प्रेशर जो हमारा होता है वो होता है 120 mm diastolic pressure, systolic pressure, and diastolic pressure is 80 mm, right? तो आपको ऑनलाइन आंसर में ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सिस्टोलिक एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक। तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है सिस्टोलिक, और जहाँ पर रिलैक्सेशन या एक्सपांसन होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड manometer. High blood pressure is also called hypertension. हाई ब्लड प्रेशर होता है ना जब तेज़ी से घूमने लगता है। कभी कभी क्या होता है, हमको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है राइट शॉक वाली, तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ठंडे होने लग जाती है हमारी बॉडी, है ना। High blood pressure is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles, which results in the increased resistance to the blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. जब तेज़ी से आर्टरी जो हो जाएगी तो कभी कभी प्रेशर की वजह से नसें जो होती है वो फट सकती है, और जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। द ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती है वो हार्ट में से पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तेज़ी से जब ब्लड प्रेशर से निकलता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, सर को भी यहाँ, हार्ट यहाँ पर है हमारा, ब्लड को ऊपर भी पहुंचाना है ब्रेन तक, और नीचे अंगूठे, पैर के अंगूठे तक भी पहुंचाना है। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर और नीचे पहुंच सकेगा ना। इसके लिए आर्टरीज जो होती है हमारी राइट, उसकी वॉल्स जो होती हैं वो एकदम मजबूत और इलास्टिक वाली होती हैं। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. जबकि वेन्स जो होती हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट में से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, गंदा खून, और फिर हार्ट को पहुंचाती है जहाँ पर सफाई होगी ब्लड की हार्ट में, और एक बार सफाई हो जाएगी तो फिर वापस पूरी बॉडी को पहुंचाया जाएगा। On reaching an organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall. अभी देखो, ये सपोज ये मेरा हाथ है राइट, और ये आर्टरीज है, इसमें खून है राइट, और मेरे इस सेल को ब्लड पहुंचाना है, तो बीच में जो एक थिन मेम्ब्रेन है राइट, ये थिन, इसमें से ब्लड जो है इसमें से पास होके यहाँ तक पहुँच जाएगा। अंडरस्टूड? The capillaries then join together to form a veins that convey the blood away from the organ to the tissue. तो ये जो capillaries होती हैं वो arteries से blood लेके
डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाती है और डिफरेंट ऑर्गन से वेन्स को थ्रू वापस हार्ट तक पहुंचाती है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, और ये पूरी सिस्टम का मेंटेनेंस तो होना चाहिए ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो उसका मेंटेनेंस कौन करता है कि ब्लड के अंदर होता है प्लेटलेट्स। वो व्हाट हैपन्स इफ़ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। मान लो कहीं कुछ आपको हाथ में लग गया तो ब्लड तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। और अगर हमने इसको रोका नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूसली बाहर निकलती जाएगा ब्लड, और एक टाइम आएगा जब हार्ट में से पूरा ब्लड खलास हो जाएगा तो आदमी डेड हो सकता है। तो जब भी हमें कहीं पर कुछ लग जाता है तो ब्लड को रोकने का काम कौन करेगा, लीक होने का, लीक जो हो रहा है उसको बचाने का काम कौन करेगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. And to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping clot the blood at these points of injury. अब देखो, मैंने बोला था ना, जब भी आप साइंस पढ़ोगे ना तो आपको भगवान को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सिस्टम ही ऐसी मस्त बना रखी है हमारे लिए। सोचो भगवान हमारे बारे में कितना सोचता है कि भाई इसको अगर लग गया राइट तो उसको मैं उसकी बॉडी में से ब्लड बाहर निकलने का रोकूं कैसे, है ना। तो भगवान ने ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नाम की एक चीज़ डाल के रख दी है। तो होगा क्या कि बाय चांस अगर आपको कहीं लग गया कुछ भी, है ना, खून निकलना शुरू हुआ तो बाहर की हवा जब प्लेटलेट्स को टच होगी तो प्लेटलेट्स जो है वो फेविकोल जैसा काम करने लगेगा और वहाँ पर चिपक जाएगा और फिर तुम्हारा ब्लड निकलना कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स का काम है ना, ब्लड को बाहर बॉडी में से बाहर निकलने नहीं देगा, वहाँ पर बुच लगा देगा। जहाँ पर नस कट गई होती है या स्किन कट गई होती है वहाँ पर वो सेलोटेप जैसा काम करेगा, चिपका देगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ब्लड जब बाहर निकलने लगेगा, लीक होगा, है ना, तो पंपिंग सिस्टम जो होगी ना, जैसे आप लोग गार्डन में पानी दे रहे हो राइट, नल में से आ रहा है तो ट्यूब्स थ्रू पानी दे रहे हो गार्डन में, लेकिन अगर बीच में कहीं लीकेज है तुम्हारी ट्यूब तो वहाँ पर प्रेशर इतने ज़ोर से नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी का प्रेशर तो बीच में ही ख़त्म हो जाता है निकलने में, तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, गड्ढा बनने लगता है और ब्लड को बाहर जाने से रोक देता है। लिम्फ, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। अभी दूसरा, एक तो था प्लाज्मा, अब दूसरा है लिम्फ। This is called the lymph or the tissue fluid. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form a tissue fluid or the lymph. अभी देखो ज़मीन के अंदर, आपको ज़मीन तो पूरी अच्छे से दिखती है, फिर उसके ऊपर पानी डालो तो क्या होगा, बीच में छोटी छोटी जो जगह होगी पानी उसी के अंदर पूरा सीप हो जाएगा, है ना। सेम थिंग अगर आप सीमेंट के ऊपर पानी डालो तो क्या होगा, वहीं पड़ा रहेगा जब तक हवा उसको सूखा नहीं देती, वो पानी नीचे नहीं उतरेगा। तो हमारे सेल के अंदर, है ना, हमारे सेल के अंदर क्या होगा, हमारे सेल के अंदर क्या होगा, इंटर सेल्यूलर स्पेस जगह होती है ना। तो पूरे ब्लड में से द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी जो है राइट, ट्यूब जो है उसमें इंटर सेल्यूलर स्पेस होगी। टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, उसमें टिश्यू लिक्विड फॉर्म में टिश्यू बनेगा, इट इज़ नोन एज लिम्फ। It is similar to the plasma of the blood,
वो प्लाज्मा के जैसा ही है, बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। वो उसका कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसा होता है कलर, और उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन करता है फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसिस which join to form a large lymph vessel that finally opens into a larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. और क्या करता है lymph, बड़े जब वेन्स में वो मिक्स कैपिलरीज में से होके बड़ी वेन्स में जब वो बन जाएगा, लार्जर वेन्स में, वो क्या कहता है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जो फैट होता है डाइजेस्ट किया हुआ और एब्जॉर्ब किया हुआ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्ट हुआ होता है, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको वो वापस इंटरसेल्युलर स्पेस में से वापस ब्लड में पहुंचा देता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्ट, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर, राइट, platelets and lymph. Tomorrow we will see transportation in plants. Till then, take care.